अगर दिनेश लाल में यादव का ब्लड रहता तो बीजेपी पे लात मार करके चला जाता देवरिया में, लेकिन उसमें यादव का ब्लड नहीं दौड़ियाँ हैं। मान लीजिए कि एक नचनिया नेतृत्व नहीं कर सकता, सांसद भले हो सकता, सदन में भले जा सकता, लेकिन एक नचनिया नेतृत्व कभी। अगर जो उसको यादव मानता है, कोई यादव है, तो बीजेपी का मानववाद का पत्तल उठाने वाला। राजभर कोई नेता नहीं है, वह एक फट टीचर है। उसके पहले टेम्पू चलाते थे, टमाटर बेचते थे, यही विद्यालय जहाँ आप हमारे बैठ ले रहे हैं। आने के बाद मैंने उनको कुर्ता पैजामा सिलवा के दिया। राजभर कहते हैं कि भाजपा में ही ओबीसी पिछड़े जातियों का सम्मान है। राजभर कोई नेता नहीं है, वह एक फट टीचर है। उसके पहले टेम्पू चलाते थे, टमाटर बेचते थे, यही विद्यालय जहाँ आप हमारे बैठ ले रहे हैं। आने के बाद मैंने उनको कुर्ता पैजामा सिलवा के दिया। ओम प्रकाश सिर्फ पैसे के नेता हैं, उनको जूता साफ करने के लिए और पैसा कहीं भी पा जाएंगे तो किसी तरह से चले जाएंगे। और पिछड़ी अनुसूचित के जो नेता बन रहे हैं, वो पिछड़ी अनुसूचित के नेता कभी नहीं हो सकते, इसलिए कि वह जब से राजभर की अलग जगह है तब से राजभर और नीचे गया है। और राजभर में आज जो भी वकील हैं, चाहे मास्टर हैं, चाहे सिपाही हैं, वो ओम प्रकाश की देन नहीं है, वह देन उनकी पढ़ाई की है, वह देन संविधान की है, जिसके आधार पे वो मास्टर हैं, चाहे वकील हैं, चाहे सारी चीज़ें हैं। अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम ऐसे ओबीसी जात के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों का जाकर कोई वर्क आप बता दीजिए जो पिछड़ी के लिए इन्होंने किया तो है। होगा ना जो मेरी उनके बात साथ सुनिए, में। ताजा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अगर ये पिछड़ी के नेता हैं तो देवरिया में क्या कर रहे थे? वही तो पूछ रहा हूँ ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछड़ी के अगर नेता हैं, अगर ये बीजेपी के जूता नहीं साफ करते, बीजेपी के कुर्सी नहीं साफ करते, तो जाते देवरिया में। दूर से कहते, मेरी बात सुनिए, जाके देवरिया में कहते कि नहीं मेरे पिछड़ी और अनुसूचित के साथ अन्याय हुआ है, मैं खड़ा रहता। ये लोग जाके पार्टी छोड़ के खड़ा हो जाते। तो इन लोगों को क्या कहेंगे? अब इससे ज़्यादा मैं इन लोगों के बारे में क्या बताऊं? ये लोग जूता साफ करने वाले तो साबित हो गए ना। देवरिया वाला मैटर से स्पष्ट हो गया कि ये लोग कुर्सी और जूता साफ करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं लोग। श्रवण बिरादरी के तमाम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले नेता पहुंचते हैं वहाँ पे देवरिया पे, दिवस दुबे के घर जाते हैं, सांत्वना देते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उसी आप ही की जात से आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ सवाल करने पे देवरिया मामले को लेकर के भड़क जा रहे हैं पत्रकारों पे इसलिए भड़क जाए, वो नचनिया है, उनको राजनीति का क्या मतलब है? वो नचनिया है। मान लीजिए कि एक नचनिया नेतृत्व नहीं कर सकता, सांसद भले हो सकता, सदन में भले जा सकता, लेकिन एक नचनिया नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। और अगर जो उसको यादव मानता है, कोई यादव है, तो बीजेपी का मानववाद का पत्तल उठाने वाला है। निरहुआ जिसको आप कह रहे हैं, वो मानववाद और बीजेपी का आरएसएस का पत्तल उठाने वाला है। तो पत्तल उठाने वालों की क्या बात करते हैं? अगर उसकी हैसियत रहती, उसकी ताकत रहती, अगर वो पिछड़ी का नेता रहता या अनुसूचित का नेता रहता तो जाता देवरिया में और कहता। यादव जितने बड़ा कलाकार हैं, वो एक फिल्म अभिनेता हैं, सांसद हैं, मुंबई से लेकर के पूरे देश में उनके लोग पहचानते हैं। आप कह रहे हैं पत्तल उठा रहे हैं, कुछ पत्तल उठाने वाला है ही है, वो साबित कर दिया देवरिया में। आप देख लीजिए, देवरिया मैटर में वो पत्तल उठाने वाला नहीं है तो है क्या? कि एक जितने बीजेपी में पिछड़ी अनुसूचित के नेता हैं, सर, जितने पिछड़ी अनुसूचित के बीजेपी में नेता हैं, देवरिया मैटर पे आपने किसी का स्टेटमेंट सुना? किसी का बयान सुना आपने? किसी का नहीं सुना, ना किसी ने गया, किसी ने नहीं गया। वो जान रहा है कि मैं जाऊंगा तो कल कुर्सी मेरी खाली हो जाएगी। जो बड़े बड़े पदों पर सुन लीजिए, जो मैं जूता साफ कर रहा हूँ, जूता ही हट जाएगा। तो उनको जूता साफ करने, कुर्सी साफ करने से फुर्सत मिलेगा तब तो देवरिया जाएंगे, तब तो पिछड़ी अनुसूचित के पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सांसद दिनेश लाल यादव अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं और आप सीधे उनको नचनिया कर रहे हैं। अहिर रेजिमेंट का बात करता है तो बीजेपी के इशारे पे करता है, आरएसएस के इशारे पे करता है, वो बात नहीं करता है। नीचे से उसके अंदर कुछ और रहता है, ऊपर से कुछ और रहता है। वह बीजेपी की भाषा बोलता है, वह कभी यादवों की मददगार नहीं हो सकता। ये आप जान लीजिए कि यादवों की कभी वो मददगार नहीं हो सकता। अगर दिनेश लाल में यादव का ब्लड रहता तो बीजेपी पे लात मार करके चला जाता देवरिया में, लेकिन उसमें यादव का ब्लड नहीं दौड़ रहा है। ये मैं आपको साबित कर रहा हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं सर। बड़ी बात नहीं, बड़ी बात कह रहा हूँ, ये साबित है, ये दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए। तो देवरिया में उसे जाना चाहिए था, तो देवरिया में तो उसने गया नहीं। लंबी बात दूसरे जगह से कर रहा है, वही बीजेपी के कहने पर कर रहा है। फिर उस सवाल को आपसे हम कर रहे हैं, आप हमको बता दीजिए, जितने बीजेपी में यादव हैं, चाहे संजय यादव भी मान लीजिए जिला अध्यक्ष बन के आए हैं, बलिया का विधायक भी रहे हैं सिकंदरपुर से, हैसियत है संजय यादव की? देवरिया मैटर पे बोल देने उनके गृह जिले की बात है, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि एक शब्द बोल सकते हैं, और गए भी नहीं है। तो ऐसे नेताओं की, पिछड़ी अनुसूचित के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को जात के नाम पे क्यों वोट करते हैं। बीजेपी में जितने नेता हैं उनको, चाहे पिछड़ी अनुसूचित के जितने नेता हैं, मैं फिर ही आग्रह कर रहा हूँ पिछड़ी अनुसूचित के लोगों से कि आप इनको किस आधार पर वोट करते हो? जब तुम्हारे सामने समस्या आती है तो वहाँ जाते नहीं हैं, वहाँ बोलते नहीं हैं।
और एक भी नेता बीजेपी का, जितने पिछड़ी अनुसूचित के नेता हैं, एक न गया न एक बोला। बड़े बड़े नेता सारे बीजेपी में गए हैं ओबीसी समाज से, बड़े बड़े नेताओं की बात करें वो बिल्कुल भाजपा के पक्ष में बात करते उनको हैं, नेता- तो कैसे हम मान लें कि नहीं नेता- यादव समाज फिर से एक नहीं। बार ये ओबीसी समाज एक साथ होगा? ओबीसी समाज एक साथ है। आपको ताकत देवरिया में दिखाया ओबीसी समाज। प्रेम भाई के घर तक हम भी गए थे, हमसे भी नहीं मिलने दिया गया। मैंने सीओ से भीड़ करके मैंने मिला। तो ऐसा नहीं है, देखिए यादव में वो शक्ति है। यादव तो अभी इनके पथ को पहचान रहा है कि जैसे आप डाल चलोगे तो हम पात चलेंगे। क्षमता है यादव की, ब्राह्मण की पात नहीं हो सकती। जातिवाद हो रहा है क्या भाजपा में? भाजपा ऐसी कोई पार्टी नहीं जो जात पात करे। वहाँ जितने पिछड़ी अनुसूचित के नेता हैं उनकी औकात है क्या? जूता साफ करने के अलावा उनकी औकात नहीं है कि वो कुछ बोल दें। चाहे ओम प्रकाश सुनील, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे छट्टू राम हों, चाहे जितने हों, जितने बीजेपी में नेता हैं पिछड़ी अनुसूचित के, उनको सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप कुर्सी साफ करो, जूता साफ करो। आज भी यादव जो अगर जमीन पे खड़ा है तो किसी नेता का उसमें सहयोग नहीं है, किसी जात का सहयोग नहीं है। यादव अगर खड़ा है तो वह अपने मेहनत से खड़ा है, अपने संघर्ष से खड़ा है। और कभी भी इतिहास उठा के आप देख लीजिए, यादव हमेशा जब भी देश पे आफत पड़ी है, आज संविधान खतरे में है, यादव एक नंबर पे जाएगा। आप देखिएगा दूसरे नंबर पे चमार है, जो चमार आज मान लीजिए कि सहयोग कर रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी विकृतियाँ जो चलती हैं। जैसे मान लीजिए अभी इंडिया गठबंधन का ले लीजिए, बीजेपी कांग्रेस ही बीजेपी, यानी कांग्रेस ही बीजेपी और बीजेपी ही कांग्रेस है। भाजपा कैसे हटेगी? भाजपा को हटाने के लिए देखिए जनता को एकत्रित होना पड़ेगा। आज मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में माननीय अखिलेश जी ने मांगा 6 सीट, नहीं मिला। कांग्रेस कह रही है कि जितना आप जहां हैं वहीं आपको सीट देंगे, तो फिर किस चीज़ का गठबंधन? गठबंधन में यूनिटी कहाँ पे है? तो फिर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको, कांग्रेस को अगर सुनिए, इसमें सबसे बड़ी अगर बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को हम भूमिका निभानी पड़ेगी, कांग्रेस को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो जहां जितनी सीटें मांग रहा है उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर के बीजेपी हटेगी। अब आप हमें मध्य प्रदेश में नहीं देंगे, हम उत्तर प्रदेश में हमें देंगे। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा रूल है? इसमें कौन सा माननीय अखिलेश जी ने गलत कह दिया? तो क्या लगता है कि गठबंधन कामयाब होगा? हाँ, गठबंधन कामयाब होगा ऐसे ही नहीं, फिर उसकी चर्चाएं होंगी, उसकी बातें होंगी, सीटों का फिर बंटवारा होगा, गठबंधन तैयार होगा। बीजेपी को हराना है तो हराना है, मकसद है सारे लोगों का। घर में फूट डाल करके आप लोग कैसे कर सकते हैं भाई? समझ में नहीं आ रहा। घर में फूट कहाँ डाल रहे हैं हम? ये जान लीजिए कि घर में फूट कांग्रेस न कर रही है। कांग्रेस को ही पहले बताइए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में उसको सीट नहीं देना चाहिए। अभी फिलहाल आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र में बीजेपी को टक्कर दे सकती हाँ, है, मान सकते हैं ना? दे सकते हैं। अब अखिलेश यादव जी साफ तौर पे उनको पता कौन कौन से बयान दे रहे हैं, आपने भी सुना होगा। नहीं, अखिलेश जी मेरी इसके बात पीछे- सुनिए, माननीय अखिलेश जी ने कोई इस तरह का कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो कांग्रेस के मतलब सिस्टम पे ठेस पहुंचाए। अखिलेश जी ने यही कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं तो हमें सीट चाहिए। अखिलेश जी ने अपना हिस्सा मांगा, अपनी जो उनकी वहाँ ताकत है उसकी बराबर वो 6 सीट मांगा। तो कांग्रेस को देखिए, इसमें माननीय अखिलेश जी का कोई दोष नहीं है, सपा के कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस को 6 सीट देना चाहिए। आप यूपी में माननीय अखिलेश जी हैं, आप यूपी में 15 सीट 20 सीट ले सकते हैं, मांग सकते हैं, तो क्या हम मध्य प्रदेश में 6 सीट नहीं मांग सकते हैं? तो ये तो कांग्रेस की बात है ना, उसको ना समझना चाहिए। हम लोग कहाँ गए? इंडिया गठबंधन को तोड़ रहे हैं, चाहे हमारा संगठन, चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे जितने लोग हैं पिछड़ी अनुसूचित के जितने भी संगठन हैं, वो कोई नहीं चाह रहा कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार आए। लेकिन वो इंडिया गठबंधन में दरार कांग्रेस खुद डाल रही है अपने स्वार्थ के लिए। कांग्रेस भी आरएसएस की प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दूसरे। तो मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया कि बीजेपी को हटाया जाए। आप लोगों के ऐसे ही बयान कांग्रेस और सपा में मतभेद पैदा कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आरएसएस के एजेंट हैं, तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कांग्रेस नहीं है, इसलिए अगर नहीं रहते साबित कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, उस चीज़ को साबित कर रहे हैं। वो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी को 6 सीट दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में उनको देना चाहिए। आप ये पहले बताइए, हमारे घर में आके हिस्सा आप मांगेंगे? आप हमारे भाई हैं, और भाई अगर मान रहे हैं और अपने घर में हिस्सा नहीं देंगे, ये कहाँ का रूल है? ये रूल कहाँ का आप बताइए। उन्हें देखिए, इंडिया गठबंधन अगर कहीं से डिस्टर्ब होगा तो उसकी जिम्मेदार सीधे कांग्रेस होगी। इसलिए होगी कि वह अदर प्रांतों में, यूपी के अलावा अदर प्रांतों में किसी को कोई सीट नहीं देना चाह रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गठबंधन है तो पूरे भारत का है। फतेह बहादुर जी, इस बात को मानिए कि अगर गठबंधन का ही हाल रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आएगी और फिर गठबंधन एक बार हाथ की कठपुतली बन करके रह जाएगा। नहीं, गठबंधन की हालत नहीं रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, गठबंधन की हालत नहीं रहेगी। सारे लोग मिल के लड़ेंगे।
देखिए आपस में भी बंटवारा होता है तो कुछ ना कुछ कहीं हो जाता है, तो वो थोड़ा सा उसका कोई मतलब नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे चुनाव आते आते। ओपी राजभर गठबंधन में आएंगे? ओपी राजभर हम लोगों के गठबंधन में नहीं आ सकते। आते हैं तो आते हैं, होगा। जो लेता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। जो अगर ओपी राजभर को ले रहा है अपने गठबंधन में, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। मायावती की क्या कंडीशन इस गठबंधन को चुनाव को लेकर के? देखिए वो हम लोगों की नेता हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है मुझको ये पूर्ण विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि बहन जी भी लास्ट में गठबंधन में आएंगे। तमाम नेताओं के बारे में अपने खुल के अपनी बातें रखी, मायावती के साथ ऐसा क्यों कि हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे? नहीं, वो हमारी नेता हैं, अखिलेश जी के बारे में नहीं बोल सकते। वो हमारे नेता, पिछड़ी अनुसूचित के दो ही तो नेता ही बचे हैं, एक बहन जी हैं और एक अखिलेश जी हैं। बाकी पिछड़ी अनुसूचित के तो बीजेपी में जितना मैंने आपको गिना ही दिया। बाकी यही जो नेता हैं जिनके पीछे में मैं नहीं कुछ बोल सकता। गठबंधन में आएंगी वो? हाँ, गठबंधन में आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखिए अफवाहों पे चलती है। अभी अमृत महोत्सव, देश आज़ाद हो गया 70 साल, अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा, 70 साल के बाद ये आज़ादी, ऐसी किस चीज़ की आज़ादी ये मना रहे थे? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनके आडंबर को मान के इनका पैर छूते हैं। इसीलिए वो जाहिल कह रहा है। हमारे साथ फतेह बहादुर जी थे, इन्होंने गठबंधन के मुद्दों पर भी इन्होंने अपनी खुलकर के बातें रखी, ओम प्रकाश राजभर को लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी, देवरिया मामले को भी लेकर के बात रखी, और अभी हाल ही में जो ब्राह्मण स्वरूपानंद आनंद आचार्य जी हैं उनको उनकी बातों को लेकर के अपनी बात रखी कि फारसा उठा लेंगे। जाहिलों पर भी इन्होंने अपनी बातें खुल करके रखी, वो भी समाज क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करिए। क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।